हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्स 24/7। आज हम बात करेंगे जीआईबी के सब्जेक्ट एएफएम की यूनिट 3 की। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट इसके देख लिए हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखने जाएंगे। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने ये 4 चीजें देख ली हैं। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग एंड कॉलमर अकाउंटिंग मैकेनिज्म, जनरलाइजिंग एंड लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यू। देखो, अकाउंटिंग एंड कॉलम अकाउंटिंग मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कैसे कॉलम का यूज करते हैं, किस कॉलम में क्या लिखते हैं, वो सब इस चीज में देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कैश बुक। देखो, कैश बुक क्या है, नाम से ही जैसे लग रहा है कि हमको इसमें सिर्फ कैश का लेखा जोखा किया जाता है। ठीक है, कैश बुक may be defined as the record of transactions concerning cash receipts and cash payments। मतलब इसमें अंदर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स लिखी जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, इन कैश बुक all transaction receipts and payments of cash are recorded as soon as they take places। जैसे ही वो कैश की ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक इज द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट एंड एक्चुअली इट सर्व द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। जो कैश बुक है वो अपना कैश अकाउंट का पर्पज फुलफिल करता है। तो कैश बुक को कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं। मतलब हमको बुक्स के अपनी बुक्स के अंदर सेपरेटली कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इट हैज 2 साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ऑन द डेबिट साइड all receipts of cash are recorded, while on the credit side all the payments of cash are recorded। ठीक है, तो जो डेबिट साइड के अंदर हम कैश की रिसिप्ट्स लिखते हैं, मतलब जितना भी कैश आता है, और क्रेडिट साइड के अंदर हम कैश की पेमेंट्स लिखते हैं। आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर बुक। ठीक है, ये चीज अब आगे आपको सब बता दूंगा, अभी थ्योरी में देख लो आप। एंड आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड आर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर। ठीक है, जो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में होता है वो पोस्टिंग उसकी लेजर के अंदर क्रेडिट साइड में होगी। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड में होता है उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। ठीक है, in the case of transactions only a single aspect of transaction is recorded in the ledger because of other aspects are recorded in the cash book। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई कैश बुक के अंदर हम लेजर के अंदर सिंगल एस्पेक्ट्स को ही डालेंगे, क्योंकि दूसरी एंट्री जो है हमने कैश बुक के अंदर डाल ली है। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे अभी देखो, आपको एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक कैश बुक हैज द फॉलोइंग फीचर। कैश बुक के अंदर ये फीचर होते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। जो इस लाइन का मतलब था ना कि सिंगल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर के अंदर, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि कैश बुक के अंदर हम कैश का एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरा लेजर में डाल देते हैं, तो ही तो बोल रहा है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम कर देता है, तो इसीलिए हमको अलग से लेजर लगाने की जरूरत नहीं होती। ऑल कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। यह बात भी हमने कर लिया है। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश। ठीक है, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल इन द कैश बुक। ठीक है, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब डेट वाइज चलते हैं। ठीक है, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख का करेंगे, उसके बाद 2 तारीख का करेंगे, उसके बाद 3 तारीख करेंगे। ठीक है, अब कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स, सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो अब हम तीनों को देखेंगे, तीनों के एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, सिंपल या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, इट इज लाइक ऑर्डिनरी कैश अकाउंट। इन दिस कैश रिसिप्ट इन दिस ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द राइट साइड, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब देखो रियल कैश अकाउंट क्या हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल हमने पिछले पार्ट में पढ़ा
पहले की वीडियो में, जो कि कैश अगर हमको पे करनी पड़े, मतलब कैश अगर बिजनेस में आ रही है तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, और अगर कैश जा रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और इसका ये फॉर्मेट है कैश अकाउंट का, ये है सिंपल कैश अकाउंट का फॉर्मेट। देखो यहाँ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये आर नंबर, अमाउंट। आर नंबर का मतलब होता है रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर। अब रिसिप्ट नंबर क्या है कि ये डेबिट साइड है, तो मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो कैश आएगा तो हम किस रिसिप्ट नंबर से उसको कैश को एक्सेप्ट किया तो उसका नंबर यहाँ डलता है, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये वीआर नंबर। वीआर नंबर होता है वाउचर नंबर। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में भी फंसा देता है कि वीआर नंबर क्या मतलब होता है, आर नंबर का क्या मतलब होता है, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। वाउचर नंबर क्या है कि किस वाउचर नंबर से हमने उसको पे किया। ओके, अब देखते हैं इसका कोस्ट एग्जाम्पल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 5000 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज सॉरी। अब इसकी एंट्री क्या होगी कि कैश हमको रिसिप्ट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। ये जनरल एंट्री का, जनरल एंट्री अपने बुक्स के अंदर ऐसे कर देंगे, मतलब कैश रिसीव हुआ ना तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट को जब हमारा पैसा आता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो कैश, यहाँ से देखो आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश रिसिप्ट जब हमको रिसीव हो रही है तो हम उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मतलब बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द राइट हैंड साइड रियल अकाउंट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, कैश रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश रिसीव हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सॉरी डेबिट कर देंगे। 500 रुपये डेबिट कर दिए और रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रमेश से हमको मिले तो रमेश का अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि रमेश हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब इसका कैश बुक के अंदर क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी पैसा आ रहा है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू रमेश 500 रुपये, ठीक है। अब मान लो यार जो भी रिसिप्ट नंबर था, मान लो 140 रिसिप्ट नंबर था तो 140 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये मतलब एग्जाम में दिया होगा तो लिखना, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। अब रमेश अपनी बुक्स में क्या करेगा, चलो ये तो हम लोगों ने ये कर लिया कि हमने अपनी बुक्स में तो कर लिया कि कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब रमेश ने क्या किया, 500 रुपये हमको पे किए, तो रमेश क्या लिखेगा, मतलब किस चीज के लिए, वो हमको कुछ कैश रिसीव किया है, तो मान लो हमने उसको कुछ सेल करी होगी तो उसने क्या किया होगा, परचेज किया होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये रमेश की बुक्स में बता रहा हूं मैं, 500 रुपये। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ऑन 22 सितंबर रेंट पेड 1000 रुपीज। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी कि रेंट पे किया है तो हमारा कैश बिजनेस से बाहर गया है, बाहर गया तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। रियल अकाउंट का सिंपल सा एक गोल्डन रूल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 22 तारीख को 1000 रुपये, 1000 रुपये और 1000 रुपये, ठीक है। अब इसका कैश बुक के अंदर देखते हैं, तो कैश बुक में क्या हुआ कि कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या कहेंगे, कैश बुक बाय रेंट। देखो अगर इस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो ऊपर जो लिखा है उसको बाय में डालेंगे, और अगर इस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, अब रेंट अकाउंट में क्या करेंगे, टू कैश करेंगे। मान लो यहाँ पे रेंट अकाउंट होता, तो रेंट अकाउंट, ठीक है, और ये थोड़ा लाइन, यहाँ डेट, पर्टिकुलर, ये ऊपर वाला ही फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट, ठीक है। अब मान लो ये रेंट अकाउंट के अंदर, सॉरी ये तो आएगा नहीं, रिसिप्ट नंबर वाउचर नंबर का कॉलम नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो रेंट अकाउंट के अंदर क्या करेंगे हम, रेंट अकाउंट के अंदर टू कैश, तो टू कैश, टू कैश 22 तारीख को 22/9/22, सॉरी, और यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे हम 1000, ठीक है। तो ये हो गया कैश बुक के अंदर और ये हो गया रेंट अकाउंट के अंदर, और एंट्री होगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। Such a cash book has two columns on both sides. One is the cash and another is the discount. ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब सिंगल और डबल में एक ही फर्क है कि इसके अंदर एक डिस्काउंट का कॉलम और ऐड हो जाता है, डिस्काउंट। कैश कॉलम
is meant for recording cash receipts and payments, while the discount column is meant to recording the discount received or discount allowed. डिस्काउंट रिसीव्ड के हमने कुछ सामान को डिस्काउंट के साथ खरीदा, मान लो 1000 का सामान हमने 950 रुपये में खरीदा और 50 रुपये हमको डिस्काउंट मिला, तो ये क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। या डिस्काउंट अलाउड के अंदर हम कुछ बिजनेस सामान बेच रहे हैं, तो वो मान लो 1000 का सामान हमने 950 में बेच दिया, तो 50 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड रिप्रेजेंट द डिस्काउंट अलाउड, while the discount column on the credit side represent the discount received। ठीक है, तो वही है कि डिस्काउंट अलाउड कब होगा, जब हम उसको डेबिट साइड में लिखा होगा तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और क्रेडिट साइड में लिखा होगा तो उसको अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे। वही सेम इसका फॉर्मेट है, बस इसके अंदर एक कॉलम ऐड हो जाएगा डिस्काउंट का। ठीक है, ये लेजर फोलियो, रिसिप्ट नंबर, डिस्काउंट, फिर ये अमाउंट, फिर डेट, और यहाँ पे वाउचर नंबर, डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके अंदर एक नोट रखने वाली बात क्या है, जिसमें देखो कैश बुक जब हम बनाते हैं तब हमको अलग से कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कैश अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब हम डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं तो हमको अलग से बिजनेस के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बस यही बात ऊपर लिखी गई है। इट शुड बी नोटेड दैट द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक सर्व्स द बोथ द फंक्शन एज द कैश बुक एज वेल एज कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश बुक है जो दोनों फंक्शन करती है, कैश बुक का काम भी करती है और कैश अकाउंट का काम करती है। बट द डिस्काउंट कॉलम डू नॉट सर्व द फंक्शन ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कॉलम्स आर द merely memorandum of columns. Discounts allowed account and discount received account are opened in the ledger and total of the discount column are posted in these account। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि जितना भी टोटल हम कैश बुक में निकाल रहे हैं तो वो डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट के अकाउंट खोलने पड़ेंगे और उसी के अंदर पोस्टिंग होगी। ठीक है, ये सिर्फ हम एक मेमोरेंडम के लिए इसके साथ जोड़ रखा है, मतलब डबल 2 कॉलम कैश बुक के अंदर, लेकिन हमको अलग से करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ये बात बोल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है, और ये एमसीक्यू के अंदर एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक हैविंग द कैश अकाउंट, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तो डबल कॉलम का सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कौन कौन से उसके अंदर कॉलम बनते हैं। डबल कॉलम के अंदर डिस्काउंट का कॉलम जुड़ जाता है और सिंगल कॉलम के अंदर डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता, ओनली कैश होता है। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल को मैं पूरा आपको एक एक करके बताऊंगा जर्नल एंट्री के साथ, जर्नल एंट्री प्लस कैश बुक के अंदर पोस्टिंग। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना होगा। केस स्टडी एक तरह है, ये अगर क्वेश्चन आता तो सिर्फ 5 नंबर आएगा। ओपनिंग बैलेंस कैश का है 11,000 रुपये अपने पास। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 11,000 रुपये पे अकाउंट के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये कैश क्या हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, और कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट में ही होगा। क्या, क्योंकि जितनी कैश है उससे ज्यादा तो हम पे नहीं कर पाएंगे ना, तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में ही रहता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया 11,000 रुपये। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड टू शरद ₹3,000। शरद को 3,000 का सामान बेचा, रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट इन द कैश आफ्टर अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो शरद को 5,000 रुपये का माल बेचा, सॉरी 3,000 रुपये का माल बेचा, 3,000 का। अब उसने क्या किया, उसमें इसका हाफ पैसा हमको पे कर दिया, मतलब 1,500, और उसमें भी इन्होंने क्या किया, 5% डिस्काउंट के बाद उसने हमको पे किया। तो 5% का डिस्काउंट, इसका 5% कितना होगा, 75 रुपये। तो कहने का मतलब है कि 75 रुपये का तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, और 1,425 रुपये उसने हमको कैश में पे कर दिया। ठीक है, और जो 1,500 बाकी बच गए वो अभी तक क्रेडिट पे ही चल रहे हैं, मतलब शरद से हमने लेने बाकी है। अब सबसे पहले क्या एंट्री होगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको अकाउंट पोस्टिंग बताऊंगा तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में। तो क्या एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स टू शरद ₹3,000। मतलब यहां तक ही देखो आप, हमने शरद को 3,000 रुपये का माल बेचा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, अब शरद क्या है, पर्सनल अकाउंट है तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसको हमने माल बेचा। शरद अकाउंट डेबिट
टू सेल अकाउंट 3000 और 3000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मतलब आपने अगर अकाउंटिंग में अगर जनरल एंट्री सीख ली ना तो आपका आधा गेम तो आपने वहीं जीत लिया। एंड रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट इन द कैश आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। अब हमको कैश के अंदर सिर्फ 5% डिस्काउंट के बाद पैसा मिला है, तो अभी हम कैश बुक देख रहे हैं तो सिर्फ हमको कैश अमाउंट पे ही फोकस करना है और कुछ नहीं, क्योंकि कैश बुक के अंदर हम जानते हैं सिर्फ कैश की ही एंट्रीज होती हैं। तो अब उसको हाफ अमाउंट मिल गई, तो हमको पता है कि 1425 रुपए हमको कैश में मिले और 75 रुपए हमको डिस्काउंट में मिले। तो शरत ने हमको क्या पे किया, 1425 रुपए। तो अब कैश कितना है, कैश अकाउंट डेबिट 1425 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 रुपए, सॉरी 75 रुपए, 75 रुपए टू शरद अकाउंट। अब शरद को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि शरद ने हमको पैसा दिया और शरद क्या पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट से जब पैसा आ रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं 1500 रुपए। ठीक है, तो ये तो एंट्री हो जाएगी जब शरद ने हमको पैसा दिया। अब देखो, अब इसके अंदर इसमें देखो कि हमको क्या करना है, कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है। अब कैश अकाउंट में कितना पैसा है, 1425। अब 1425, अब कैश अकाउंट के अंदर हम क्या एंटर करेंगे, डेबिट साइड में टू शरद लिख देंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या लिख दिया उन्होंने, टू शरद कितना 1425, और डिस्काउंट उन्होंने कितना अलाउ किया, 75 रुपए। तो दोनों की एंट्री यहां हो जाएगी। और जैसे अभी पहले हमने देखा था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग से खोलना चाहिए, तो हमने ये डिस्काउंट अलाउड का ये सिर्फ हम एक मेमोरेंडम के लिए बनाते हैं, लेकिन डिस्काउंट अलाउड की एंट्री अलग से हमको लेजर में करनी पड़ेगी। वो मतलब आप जैसे जैसे लेजर देखते रहोगे तो आपको और समझ आता रहेगा, क्योंकि ये एंट्री वहां जाएगी। ये कहने का मतलब क्या है कि तीनों अकाउंट्स के अंदर एंट्री जाएगी। कैश के अंदर उन्होंने देख ली, डिस्काउंट अलाउड के अंदर कितना जाएगी, 75 रुपए। ठीक है, उसमें भी टू शरद लिख देंगे, और शरद के अकाउंट में क्या ले देंगे, बाय कैश और बाय डिस्काउंट। ठीक है, तो 1500 की एंट्री वहां की स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन कैश 2700। अब गुड्स को परचेज किया है 2700 रुपए में, तो हमारी कैश जारी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो रियल अकाउंट का सिंपल सा फंड है, अगर वो कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट होंगे और बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे। ठीक है, अब परचेज कितने में किया, 2700 रुपए में, 2700, तो 2700 और 27। अब हमको क्या देखना है, कैश, तो कैश अकाउंट के अंदर क्या लिख देंगे, बाई परचेज 2700। ठीक है, तो बाई परचेज और कैश के कॉलम लिख देंगे 2700 रुपए। ओके, अब देखिए पेड फॉर नवंबर ऑफिस रेंट 600 रुपए। अब 600 रुपए हमने नवंबर का ऑफिस रेंट पे किया है। अब इसमें क्या, इसमें भी कैश जा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 600 रुपए, 600 रुपए। तो यहाँ पे क्या किया, ऑफिस रेंट 600 रुपए। ये डेट देखो, डेट के कॉलम में डेट भी डालना है। उसके बाद ये सब डेट्स लिखी हुई हैं, 9, 7, 15, 2, 1 दिसंबर 2022 के महीने की ये सभी डेट्स हैं। कैश बिकम कैश बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मशीनरी 3000 रुपए, हमने मशीनरी बेच दी 3000 रुपए। अब क्या हुआ है, कैश आ रहा है। ठीक है, अब कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मशीनरी, या मशीनरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना था, 3000 रुपए, तो 3000 ये एंट्री में वैसे अब आपको बार बार इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे पता चले कि पीछे क्या हो रहा है, तो हम पोस्टिंग क्यों करें कैश अकाउंट के अंदर। तो कैश अकाउंट क्या है, डेबिट, तो कैश अकाउंट में डेबिट में हम लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी। देखो अगर ये ऊपर है तो इसका डेबिट साइड में 2 में जाएगा, और अगर ये नीचे है तो वो क्रेडिट साइड के बाय में जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ आई होगा। तो सेल ऑफ मशीनरी 3000 रुपए, तो सेल ऑफ मशीनरी 3000 रुपए। ओके, उसके बाद पेड टू माधुरी 180 रुपीज एंड रिसीव डिस्काउंट 20 रुपीज। अब माधुरी ने हमको कुछ सामान बेचा होगा 200 रुपए का। अब उसमें से हमने उसको कितना पे किया, 180, और 20 रुपए उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। अब देखो हमने पे किया तो क्या हो गया, कैश बिजनेस से जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब माधुरी अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपए से
टू कैश, कैश हमने कितना पे किया 180, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 20 रुपीज। अब इसका और इसका टोटल बराबर होगा ना, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, इसका टोटल हमेशा जनरल एंट्री बराबर रहेगा, ये 200 और ये भी 200 हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, कैश अकाउंट के अंदर बाय माधुरी लिखेंगे कितना से 180 रुपए से, क्योंकि कैश के सामने 180 लिखा है, और डिस्काउंट के कॉलम के अंदर 20 रुपए लिख देंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर भी हम क्या करेंगे बाय माधुरी लिखेंगे कितना 20 रुपए। जैसे अब पहले मैंने आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं दिखाया तो वो भी देख लो, देखो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा अपनी बुक के अंदर। हालांकि ये चीज हमको ये टॉपिक हमको आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी देख लो क्योंकि कैश का चल रहा था। अब देखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा खुद से समझें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब ये टू के तो बाय माधुरी, तो यहाँ पे जो भी XYZ डेट होगी बाय माधुरी कितने रुपए से 20 रुपए, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अब पूरे साल के अंदर हम जितना भी डिस्काउंट रिसीव करेंगे XYZ, तो वो सब यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय माधुरी 180 और 20 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड फॉर कैश सेल 2000 रुपीज। अब हम लोगों ने कैश सेल करी 2000 रुपए की, तो उसकी एंट्री देख लो, कैश सेल करी तो कैश आई, तो कैश आई तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2000 रुपए, 2000 एंड 2000, ठीक है। तो कैश अकाउंट में टू सेल लिख देंगे 2000 सिंपल, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2000। और नेक्स्ट देखते हैं, कैश डिपॉजिट इन बैंक 100 रुपीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैंक और हमारी कैश अलग अलग चीजें, ठीक है। अगर अब हमारे बिजनेस से तो कैश जा रही है ना, तो हमने 100 रुपया बैंक के अंदर जमा कराया तो कैश गई, तो हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश पे कर दी कितना 100 रुपीज, 100 रुपीज, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बाय बैंक 100 रुपीज, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे, ये कितना आया 17,425, इसका टोटल करेंगे 17,400, क्योंकि इन दोनों का टोटल तो बराबर होगा, जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बाय बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, ठीक है। तो इस कैरी डाउन को हम नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस को बनाएंगे, तो 13,845 रुपए को यहाँ ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1/1/2024 को, क्योंकि ये अकाउंट का 31/12/23 को खत्म हो रहा है, और यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 13,845। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से एक बार बैक जाके वापस देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है कि आपको जनरल एंट्री के साथ साथ अकाउंट के अंदर पोस्टिंग भी बताऊं। अब हम देखेंगे 3 कॉलम कैश बुक, मतलब 3 कॉलम कैश बुक। देखो एक कॉलम के सीधा अमाउंट का कॉलम होता था, 2 कॉलम के अंदर डिस्काउंट और अमाउंट का कॉलम होता, 3 कॉलम के अंदर क्या होगा डिस्काउंट प्लस कैश बुक प्लस बैंक अकाउंट, डिस्काउंट कैश बैंक, यहाँ पे डिस्काउंट और कैश, और यहाँ पे ओनली कैश, बस इतना ही भरा है। इसके अंदर एक कॉलम और ऐड हो जाता है जो कि है बैंक का। द टाइप ऑफ कैश बुक कंटेन द फॉलोइंग 3 कॉलम्स, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। डिस्काउंट में वही डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड, कैश के अंदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड, और बैंक कॉलम के अंदर मनी डिपॉजिट एंड मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो वही डेबिट और देर क्रेडिट, तो ये सदा हमेशा ये रहेगा, क्रेडिट डेबिट रहेगा। लेजर फोलियो रिसिप्ट नंबर डिस्काउंट कैश बैंक, फिर लेजर फोलियो वाउचर नंबर डिस्काउंट कैश बैंक, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। When the introduction of bank column on both sides of cash book, there is no need for separate bank account in the ledger, ठीक है। अब जैसे कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमको कैश अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, कैश अकाउंट की। वैसे ही जब हम बैंक अकाउंट, बैंक को भी कैश बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया तो हमको बैंक अकाउंट अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि हम इसको अगर कंपाइल ही करने हैं तो हमको अलग से क्यों डबल काम करना पड़े, ठीक है। द बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय द एंटरप्राइज इज ए पर्सनल अकाउंट एंड द कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बैंक अकाउंट को हम एक पर्सनल अकाउंट मानते हैं, क्योंकि हमने अभी आगे जब इनकी डेफिनेशन देख रहे थे उसके अंदर भी हमने इसको आर्टिफिशियल अकाउंट माना था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, और कैश अकाउंट हमारा क्या है रियल अकाउंट।
फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एप्लीकेबल टू द पर्सनल अकाउंट, जो भी पर्सनल अकाउंट के रूल हैं वही एप्लीकेबल होंगे बैंक अकाउंट के लिए। शुड बी फॉलोड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये बोल रहा है कि अगर बैंक हमको पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो बैंक क्या हो गया, हमको गिवर है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो बैंक की हम उसको क्या पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस से जा रहा है तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। देखो ये अभी ऐसे क्या थ्योरी में तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आने लगेगा। दोस्त, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक वुड बी द रिसीवर। ठीक है, तो अब मानो ये देखो एग्जांपल देख लो आप, मान लो 500 रुपए हमने बैंक में जमा कराए, बैंक डिपॉजिट, तो हम क्या एंटर करेंगे भाई, 500 रुपए हम कैश हमने अपने बिजनेस से निकाला, तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, तो हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश हमारा जा रहा है तो क्या करेंगे 500 रुपए, 500 रुपए। अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई बैंक का खाता भी तो हमारा ही है, हम सिर्फ अपने बिजनेस को ही हमारा मान के चलेंगे। अब बैंक मतलब बिजनेस से पैसा गया तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हम उसको ये मानेंगे कि भाई वो अगर सेपरेट है और हम सेपरेट है। It would be debited in the bank column and of the cash book. Similarly, for the cash withdrawn from the bank, bank would be the giver. It would be credited in the bank column of the cash book. अब ये क्या बोल रहा है कि हमने अगर बैंक के अंदर पैसा जमा कराया तो कैश गई, तो कैश कॉलम के अंदर तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे और बैंक कॉलम में इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक के अंदर पैसा आया। ठीक है, और अगर हमने पैसा निकाला तो बिजनेस के अंदर कैश आई तो कैश कॉलम को हम डेबिट कर देंगे और बैंक कॉलम को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे आएगा अभी आप देखेंगे। However, when cash is received, it would be recorded in the debit side of the cash column। तो वही बात बोल रहा है, कैश कॉलम को डेबिट करना। Whenever cash is paid, entered on the credit side of the cash column। ठीक है, one important feature on this cash book is that if a transaction involve both cash and bank accounts, it is entered on the both side of the cash book। One is cash column and second in the bank column through the opposite side। This is called contra entry। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मानो कि हमने दोनों मतलब कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब ये जो हमने किया कि हमने बैंक के अंदर पैसा भी जमा, बैंक से पैसा लिया कैश के अंदर, ठीक है, बैंक से पैसे कैसा आया, तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट साइड के अंदर तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे भाई, बैंक से उन्होंने पैसा लिया तो कैश आई बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि जो डेबिट साइड के अंदर है तो बैंक कॉलम को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट साइड के अंदर हम करके और बैंक साइड के क्रेडिट साइड में हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जिसको कॉन्ट्रा एंट्री जब भी हम करेंगे तो हम उसको सी लेटर से, एबीसी मतलब अल्फाबेटिक सी से इंडिकेट करेंगे लेजर फोलियो कॉलम के अंदर। ठीक है, अभी एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे इसको पूरा। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम। ठीक है, तो वही बोल रहा है जो ये मैंने बोला कि हम कैश अगर निकालते हैं तो उसको हम डेबिट साइड के अंदर दिखाएंगे कैश कॉलम के अंदर, एंड क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ये दोनों क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। सिमिलरली व्हेन कैश इज डिपॉजिट इन द बैंक, द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एंड द क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। देखो पूरी कहानी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या है। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब इसी के अंदर में हम कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम लेके चल रहे हैं, इसी के अंदर ही हम डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताता हूँ। अब वो क्या बोल रहा है कि हम जब भी बैंक और कैश इन दोनों में डील करते हैं, अब बैंक से उन्होंने पैसा लिया, अब हमारा बैंक अकाउंट से पैसा आया और हमारी कैश के अंदर जमा हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या कैश आया मान लो 1000 रुपया आया, तो 1000 रुपये हम कैश को डेबिट यहाँ लिखेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है, और बैंक से आ रहा है तो यहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैश कॉलम को डेबिट किया और यहाँ पे बैंक कॉलम को क्रेडिट किया, तो ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। इसी को बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो बिजनेस के अंदर हम सेम अमाउंट की डबल साइड एंट्री कर रहे हैं, और जब हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पैसा अगर जमा कराएंगे बैंक के अंदर
तो क्या होगा कि बैंक बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो जा रहा है कितना, मान लो 1000 रुपये जा रहा है, तो जब जा रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते कैश बुक के, तो 1000 रुपये यहाँ क्रेडिट कर देंगे, और जहाँ कर रहा है बैंक के अंदर तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सिंपल। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एंट्री देखो क्या बनती है। मान लो इसका इसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो 1000 रुपये हमने बैंक में जमा करे, ठीक है, तो कैश हमारी चलेगी बिजनेस से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक को हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं, टू कैश। अब ये हमारा क्या है, ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक का डेबिट है, बैंक का क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट में अगर ये क्या लिखा है, टू कैश, तो तो बैंक अकाउंट टू कैश लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। टू कैश कितना, बैंक कॉलम को डेबिट करने 1000 से, और ये कैश का अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई बैंक, तो यहाँ पे क्या, ये कैश कॉलम है क्रेडिट का, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक 1000 रुपये, ठीक है। तो यही फंडा बोल रहा है कि ये जब दोनों साइड एंट्री कर देते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और आगे चलेंगे तो आपको एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ आएगा। अब इसका एग्जांपल देखो, फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए 3 कॉलम कैश बुक ऑफ ममता, बैलेंस शीट एंड पोस्ट द एंट्रीज, ठीक है, तो उसको बैलेंस करो और उसकी एंट्री को पोस्ट करो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कैश बुक बताना सिखाऊंगा और पोस्टिंग एक दो का एग्जांपल दे दूंगा, बाकी आपको खुद समझना है, क्योंकि इतना मैंने अब आपको बता दिया ना कि अब पोस्टिंग आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है 3000 और बैंक का कितना है 12000, तो ये तो हमको पता है कि डेबिट साइड के अंदर हम लिख देंगे, 1 तारीख का बैलेंस है कैश का 3000 और बैंक का 12000, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम अजय 500 रुपए कैश के अंदर और चेक के अंदर 1500 रुपए। अब अजय भाई साहब से हमने 2000 रुपए लेने थे, उसने क्या किया जी, 500 रुपए तो हमको कैश दे दिया और 1500 को हमको चेक दे दिया। चेक कहाँ जमा होगा, बैंक के अंदर, चेक तो बैंक में जमा होता ना, तो इसकी एंट्री देखो क्या होगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपए, और उसने बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या है, बैंक हमारे लिए तो पर्सनल अकाउंट है, और बैंक को हम दे रहे हैं, मतलब अजय नहीं दे रहा, हम बैंक को दे रहे हैं 1500, तो अजय तुमको हमने हमारे हाथ में 1500 का चेक थमा के चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बैंक में लगा देंगे, तो बैंक को हमने दिए 1500 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय का अकाउंट तो हम 2000 से क्रेडिट करेंगे ना, अजय अकाउंट 2000 रुपए। कई बार क्या होता है, जैसे अब आपको रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूल ठीक है एक बार आप पढ़ लो, लेकिन आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि आपको वैसे ही पता चलेगा किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना है। मतलब पैसा आ रहा है तो आपको पता है कि कैश आ रही है तो उसको डेबिट करना है, और कौन दे रहा है, और वो भाई साहब दे रहे हैं तो उसका काम क्रेडिट करना है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमने क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट 500, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट 500, बैंक अकाउंट डेबिट 1500, और अजय ने कितनी की 2000 रुपए, ठीक है, तो अजय ने दिए 2000 रुपए। अब इसकी अकाउंट कैश अकाउंट में देखो टू अजय, क्यों टू अजय, क्योंकि कैश अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू अजय कितनी अमाउंट से 500 रुपए, और टू बैंक लिखेंगे कितना 1500 रुपए, तो अजय के अंदर कैश अकाउंट में लिख दिया 500 रुपए और इसमें लिख दिया 1500 रुपए, सिंपल लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश सेल मेड 6000 रुपीज। अब कैश सेल मेड को हम पहले ही बता चुके हैं कि कैश सेल की एंट्री क्या होगी, कैश आ रही है अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल हो जाएगा 6000 रुपए से, 6000 एंड 6000, तो यहाँ पे क्या होगा टू सेल, बस ये देखना कि कॉलम सही के अंदर हम लिखे, तो ये कैश के कॉलम लिख दिया हमने 6000। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अनिल 1000 रुपए। अब कैश के अंदर खरीदा है अनिल से, ठीक है, तो कैश हमारा क्या है, बिजनेस से जा रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल कितना है 2000 रुपए, तो 2000। अब देखो सॉरी अनिल से खरीदा हमने कैश में खरीदा ना, तो अनिल लिखो चाहे कैश लिखो एक ही बात है, तो हमने कैश ही लिखेंगे ना, गुड्स इन कैश फ्रॉम अनिल, तो कैश में लिखे, तो कैश अकाउंट के अंदर बाई परचेज आ जाएगा 2000 रुपए, तो बाई परचेज आएगा 2000 रुपए कैश के कॉलम में लिखा, ठीक है। और अगर उसको हम चेक से पेमेंट करते तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं बैंक के कॉलम में, ठीक है। रिसीव्ड ए चेक फॉर 2100 फ्रॉम सुनील इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 2200। अब हमने सुनील नाम के आदमी से 2200 रुपए लेने थे, लेकिन उसने हमको 2100 रुपए दे दिया, तो वो बोला कि भाई साहब इतने दूंगा ऐसे करके, तो वो 100 रुपए हमारा डिस्काउंट में चला गया, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देखो क्या बनेगी, मैं बताने को सिर्फ आपको पोस्टिंग भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि आपको मैं पूरा जनरल एंट्री भी सिखाऊं, कि आपको पता चले कि कैसे ये एंट्रीज हो रही है, मतलब पोस्टिंग कैसे हो रही है कैश बुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको थोड़ा
भी पता चले कि भाई क्या होगा, क्योंकि जनरल एंट्री ऐसा नहीं कि आप एक बार मैंने बताया रूल और आप सीख गए, इसको जब तक आप बार बार देखोगे, बार बार करोगे, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो अभी क्या है जी, 2100 रुपया सुनील देकर चला गया, जिससे हम लोग को 2200 रुपया लेना था। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई कैश तो हमको वो दे ही रहा है, तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट 2100 रुपये, और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसने जबरदस्ती ले लिया वो अलग बात है, लेकिन हमने दिया उसको डिस्काउंट अलाउड, कितना 100 रुपीज। अब सुनील का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 2200 रुपये से, क्योंकि उसके अकाउंट में ड्यू तो 2200 ही बता रहा था ना, तो 2200 रुपये। ठीक है, अब देखो कैश आया, कैसे आया, तो कैश अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, टू सुनील, सुनील कितने अमाउंट से, 2100 रुपये से, तो टू सुनील कैश, अच्छा वो चेक में देगा क्या भाई, अच्छा चेक रिसीव, ये चेक रिसीव्ड है चेक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, या कैश नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट, बैंक। ठीक है, तो सुनील का क्या हो गया, 2100 रुपये बैंक अकाउंट, बैंक के कॉलम लिख देंगे 2100, और 100 रुपये हमने डिस्काउंट उसको अलाउ कर दिया, तो 100 रुपया। ओके, उसके बाद बैंक डेबिट 20 रुपये टुवर्ड्स बैंक चार्जेस, अब बैंक में 20 रुपये हमारे खाते से काट ले, क्योंकि हमने पासबुक देखा और उसमें लिखा होता है कि बैंक में 20 रुपये काटे सीबी ने, तो हम उसको बैंक अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, मतलब बैंक का बैलेंस और मतलब अपनी पासबुक का बैलेंस और हमारा बैंक अकाउंट जो हम मेंटेन करें उनका बैलेंस इक्वल करने के लिए हम भी अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे। तो बैंक ने हमारे से 20 रुपये चार्ज किए। ठीक है, तो बैंक ने हमसे चार्ज किए, बैंक के अंदर पैसा आया नहीं, बैंक से पैसा गया है, लिखेंगे हम बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने बैंक से काटे हमारे कितना 20 रुपीज एंड 20 रुपीज। अब हम बैंक अकाउंट के बाई साइड के अंदर बैंक चार्जेस 20 रुपए लिख देंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस बैंक के कॉलम के अंदर 20 रुपए। ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम इयाज ऑन अकाउंट 10,000 रुपए। अब इयाज ने हमको 10,000 रुपए पे किए हैं, और किसमें, बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर हमने पैसा जमा करा है, क्योंकि इयाज हमको देगा तो हमने बैंक में दिया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इयाज अकाउंट, इयाज है ना, इजाज, सॉरी इजाज अकाउंट, कितना 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट के टू साइड में हम इजाज का नाम लिख देंगे, टू इजाज, सॉरी 10,000 रुपया, 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इजाज 10,000 रुपये बैंक के कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1,000 रुपये। अब ये देखो, ये जो कॉन्ट्रा एंट्री बता रहा था ना, इसमें आपको क्लियर होगा, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया 1,000 रुपये। अब देखो हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश एंटर करा, तो कैश तो अकाउंट डेबिट हो गया, तुमको पता आया कहां से जी, बैंक से, तो बैंक ने हमको दिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब 1,000 रुपये आया और 1,000 रुपये आया। अब ये जो हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या बैंक का अकाउंट भी है और कैश का अकाउंट भी है, तो हम दोनों के अंदर एंट्री करनी, बैंक से निकाल के हम कैश ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब तो हमको पता है कैश अकाउंट के अंदर हम टू बैंक लिखेंगे 1,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या किया, टू बैंक, सॉरी टू बैंक 1,000 रुपये कैश के कॉलम लेंगे, कैश हमको आया। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट के लिखेंगे बाय कैश 1,000 रुपये, सॉरी, तो बाय कैश बैंक के कॉलम में 1,000 रुपये। अब हमने क्या किया जी, बैंक से पैसा निकाल के कैश में ले लिया, तो कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बस यही इसी को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेजर फोल्डिंग के अंदर हमको सी लिखना था, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि बाद में जब ऑडिट के टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि सी का मतलब क्या, कॉन्ट्रा एंट्री किया हुआ है, या सी लिखना बाकी रह गया था। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अब हम डिस्काउंट का टोटल लगाएंगे, लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करते, क्योंकि डिस्काउंट का अलग से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 रुपया डिस्काउंट अलाउड किया, तो यहाँ कुछ नहीं किया। उसके बाद कैश का टोटल 10,500, यहाँ भी 10,500, 25,600, 25,600, जो बच्चा बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, 8500 बैंक कैश के अंदर रह गया और 24,580 बैंक के अंदर रहेगा, तो इसको नेक्स्ट मंथ के अंदर ले जाएंगे 8500 और 24,580। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों कैश बुक के एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया, प्लस जनरल एंट्री बता दी, पोस्टिंग बता दी। अब आपको कैश बुक के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे पेटी कैश बुक। ये कैश बुक की बड़ी बहन है, नाम से पेटी है लेकिन वैसे बड़ी बहन। देखो ये क्या होता है, पेटी कैश बुक का क्या मतलब है, जैसे कि हम दिन में बहुत सारे खर्चे करते हैं एज ए फर्म। जैसे हमारी फर्म में कोई कस्टमर आया तो हमने उसको चाय पिला दी, टी एक्सपेंसिव,
ठीक है। पेन चला रहे थे, पेन खत्म हो गया तो पेन भी लाना पड़ेगा, स्टेशनरी, कुछ फाइल्स चाहिए, ठीक है, कुछ पेपर्स चाहिए। अब हम ये जो डेली हमको जरूरत पड़ती है इन चीजों की, ठीक है। फिर कोई आने जाने का कोई भाड़ा दिया हमने, कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है। कुछ हमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं जिनका पेट्रोल का खर्चा कुछ रहता है, या कुछ हमारी फर्म के कुछ काम जा रहा है तो उसका पेट्रोल, ठीक है। ये सब मतलब जो छोटे मोटे खर्चे हैं, तो हम ऐसे तो है नहीं कि रोज हम कैश बुक के अंदर यही सेम एंट्री बार बार दोहराते रहे। तो हम क्या करते हैं, एक पेटी कैश बुक बना लेते हैं। पेटी कैश बुक का मतलब क्या है कि हम ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, तो उसको डेली एक डेली का मेंटेन करते हैं उसको, और पूरे दिन का जो टोटल आ जाता है तो उसको हम मेन कैशियर के पास, मेन कैश बुक में लिख देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, एक ये होता है कि हम एक अलग से कैशियर अपॉइंट कर लेते हैं जिसको पेटी कैसे बोलते हैं। जैसे कि हम आपको महीने का मान लो हमारा खर्चा 200 रुपये है, ठीक है, तो 200 रुपये हम निकाल के एक बंदे को दे देंगे, ठीक है, कि भाई ये 200 रुपया और ये सब खर्चे हैं तेरे को निकालने हैं। अब वो खर्चों को वो मेंटेन वो लिखेगा कि भाई 200 रुपये मेरे को 10 रुपये यहाँ कर दिए, 15 रुपये यहाँ कर दिए, महीने के एंड में उसका लगेगा टोटल, और वो टोटल 200 मतलब वो टोटल जितना भी हुआ XYZ, तो वो बताएगा कि भाई इतना खर्चा है। तो महीने के एंड में जितना भी खर्चा उसको मेन कैश बुक के अंदर हम एंट्री कर देंगे, और बाकी जो उसकी एंट्रीज हैं वो हम पेटी कैश बुक में पड़े रहने देंगे, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ एक ही एंट्री होगी कि पेटी कैश बुक में हमने इतना कैश का खर्चा किया। अब बार बार हमारी मेन कैश बुक के अंदर हम इतनी सारी एंट्रीज करेंगे तो वो थोड़ा काम क्या है, ज्यादा बल्कि हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बचने के लिए हम पेटी कैश बुक का कंसेप्ट लेके आए थे। अब देखो, इन ए बिजनेस देर आर नंबर ऑफ पेटी को स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल पेमेंट्स टू बी मेड एवरी डे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि भाई कैश के अंदर बहुत सी छोटी छोटी पेमेंट्स बिजनेस के अंदर करनी रहती है। इफ ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक इट विल बिकम बल्कि, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बल्कि हो जाएगा, अनवाइडली हो जाएगा। देयरफॉर मैनी फर्म्स अपॉइंट अ पर्सन एज ए पेटी कैशियर टू मेक ऑल सच पेटी पेमेंट्स, ठीक है। तो बहुत सी फर्म क्या करती हैं, वही बात की एक बंदा अलग से रख लेती है जिसको हम एक्स रुपीज दे देते हैं महीने के अंदर शुरू में, कि भाई तू खर्चा कर छोटा छोटा, और उसको एक बुक के अंदर मेंटेन कर जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। ए पेटी कैश बुक, one of the subsidiary books in which all the small payments and petty expenses such as convenience, cartage, etc. are recorded, ठीक है। तो वही है कि जो भी हमारा कन्वीनियंस पे खर्चा, चाय पे खर्चा, स्टेशनरी पे खर्चा, तो उसको वो रिकॉर्ड करता है। द वर्ड पेटी मीन स्मॉल, दैट इज स्मॉल इन अमाउंट। द पर्सन मेंटेनिंग द पेटी कैश बुक एज नोन एज पेटी कैशियर, ठीक है। जो तो पेटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर। अब पेटी कैश बुक भी दो तरह की होती है, सिंपल पेटी कैश बुक और कॉलमनर पेटी कैश बुक। तो पहले देखते हैं हम सिंपल। इट इज सिमिलर टू ए कैश बुक, इट हैज टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑन द डेबिट साइड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैश मेन कैशियर इज रिकॉर्डेड, एंड द क्रेडिट साइड द ऑल पेमेंट्स आर मेड टू द कैश। ये क्या बोल रहे हैं कि हम मेन कैशियर से पैसा ले लेते हैं और उसको हम लिख देते हैं डेबिट साइड के अंदर, और बाकी सब जो भी पैसा हम खर्चा कर रहे हैं पूरे महीने में उसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। आगे आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, फॉर्मेट में आपको वो समझ आएगा। सिंपल पेटी कैश बुक का ये फॉर्मेट है। कैश रिसीव्ड, किससे रिसीव्ड, चीफ कैशियर से, जो मेन कैशियर होता है उससे पैसा जो मिला वो यहाँ लिख देंगे, जो खर्चे डेट वाइज हो रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। CPF होता है जी कैश बुक फोलियो, ठीक है। तो कैश बुक फोलियो क्या होता है, व्हेन ए चीफ कैशियर मेक्स ए पेमेंट टू पेटी कैशियर the amount paid is recorded in the cash book on the payment side and the page folio number is recorded in the debit side of the petty cash। तो चीफ कैशियर हमको दे रहा है तो वही हमारे को मेन कैश बुक का एक पेपर पेज नंबर होता है तो उसको लिखते हैं CBF, कैश बुक फोलियो, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ लेजर फोलियो, और यहाँ वाउचर नंबर, जिस वाउचर से हम खर्चा कर रहे हैं वो, और ये अमाउंट जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उसने हमको एग्जांपल हमने पहले लिया था कि 200 रुपये उसने हमको दिए शुरू महीने के शुरू में, जैसे 1 तारीख को उसने हमको 200 रुपये दिए, ठीक है। अब मान लो कि कैश बुक का फोलियो नंबर वहां पे 54 था, ठीक है। अब 200 रुपये उसने दिए, अब वो क्या करेगा जी, नेक्स्ट डे मान लो 3 तारीख को उसने चाय मंगाई, तो यहाँ पे लिख देगा बाई टी, चाय खर्चा किया, तो कुछ भी वाउचर नंबर मान लो XYZ जो भी है, मान लो 20 रुपये की चाय खा ली पी ली। फिर 4 तारीख को उसने कोई पेन खरीदे, स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, तो ऐसे करता रहेगा वो। मान लो 30 रुपये की स्टेशनरी, अब मान लो कि 2 ही खर्चे हुए, तो ये 50 रुपये इसने खर्चा कर दिया, उसके पास कितने थे 200, तो बाकी कितने रह गए, यहाँ टोटल लगाएंगे तो इसका रहेगा
50 माइनस कर देंगे 200 में से, तो उसके बाद 150 रुपये रह गया। अब मान लो 150 रुपये उसने कैरी फॉरवर्ड कर दी नेक्स्ट मंथ, तो अमाउंट रिसीव्ड के अंदर 150 उसके पास ऑलरेडी पड़े हैं, कितनी तारीख को, 1 फरवरी को। ठीक है, तो ये यही कॉलम के अंदर लिख रहा हूँ मैं, 1 फरवरी को 150 रुपये। तो ये इस तरह से काम करता है कि मतलब वो एक बड़ा अमाउंट उसको दे देगा, वो ये भाई ये महीने के शुरू में तू इतना रुपये मेरे से ले ले, उसके बाद तू खर्चा करता रहे। तो ये एक काम होता है पेटी कैश बुक का। अब दूसरी कैश बुक देखते हैं, कॉलम और पेटी कैश बुक। एक तो नॉर्मल सिंपल थी जो मैंने आगे आपको दिखाई, ये वाली। अब ये है कॉलम और पेटी कैश बुक। इसके अंदर देख लो, मैं आप यहीं बता देता हूँ। जैसे अब हमारा खर्चा चाय का होता है, सॉरी, जैसे चाय का खर्चा होता है रोज, ठीक है, तो हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं पहले हमारे खर्चे होते कौन कौन से। स्टेशनरी, ये वो खर्चे जो रोज ही हम करते हैं, स्टेशनरी। फिर पेट्रोल लिख सकते हैं, पेट्रोल फर्म्स के लिए यूज होता है, ठीक है। या रिफ्रेशमेंट कुछ चलता है कंपनी के अंदर, रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो ये सब जो से खर्चे हमने पहले, या पोस्टेज, स्टैम्प पोस्टेज जो कंपनी खरीदती है, ये खर्चे हैं, ठीक है। अब ये रोज ही होते हैं, तो यहाँ पे वही अमाउंट रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पे डेट डालते रहते हैं। अमाउंट रिसीव हमारे पास मान लो 5,000 रुपये है, और बाकी मान लो 1 तारीख को, किसी भी तारीख को हमने पोस्टेज 50 रुपये खरीदा, चाहे 30 रुपये की आई, स्टेशनरी 1 रुपये की आई, 10 रुपये की आई, तो ये जो है ये डेट वाइज ऐसे मेंटेन होता है, ठीक है। अब बार बार हमको ये एंट्री, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर्स में बार बार पोस्टेज ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बार बार चाहे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे डेट डालते रहो और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखते रहो। तो ये हमारी है कॉलम और पेटी कैश बुक, जिसमें हम बहुत सारे कॉलम पहले से ही बना के चलते हैं, ठीक है। Under the simple petty cash book, each payment is posted in the ledger separately। कोई बोल रहा है कि बार बार हमको लिखना पड़ता है सेपरेटली कि भाई आज चाहे इतनी तारीख को, इतनी तारीख को स्टेशनरी खरीद गई, लेकिन इसके अंदर हम सीधा कॉलम में लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं और डेट लिखते हैं बस। देयर आर certain of many debits in the particular column. To avoid this, additional columns are opened on the payments that आर मेड पर्टिकुलरली एवरीडे, ठीक है। जो हमको पता है कि ये सारे खर्चे हमारे एवरीडे होते ही होते हैं, तो उसका हम कॉलम ही मेंटेन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस, टी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, दिस देयर विल साइड ऑफ द पेटी कैश बुक फॉर द यूजुअल एक्सपेंसेस हेड, एंड पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट इज मेड इन द टोटल ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो वो एक पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 महीना, 1 साल, कितना भी। ईच पेमेंट्स इन दिस एनालाइज्ड एंड शोन द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कॉलम, ठीक है। तो हम इससे क्या हम देख सकते हैं भी कितने साल के अंदर पूरा पोस्टेज कितना आया, मतलब पूरे पीरियड के अंदर कितना हमने पोस्टेज खर्चा किया, चाय कितने रुपए की पी ली, स्टेशनरी कितने रुपए की आई, ठीक है। तो ये थोड़ा उससे बेहतर है, ठीक है। द टाइप ऑफ कैश बुक इन देयरफॉर कॉल्ड द कॉलमनर और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक इसको बोलते हैं। अब इसका हम एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कॉलमनर पेटी कैश बुक दिसंबर 2022 की डेट्स। 1 तारीख को रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 200 रुपए, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मेट है कॉलम पेटी कैश बुक का। अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट कितना है, ये देखो। ऐसे पोस्टेज हम बार बार खरीदते हैं, स्टेशनरी, टी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये लेजर फोलियो, ठीक है। अब शुरू में क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर 200 रुपए उसने रिसीव किए चीफ कैशियर से, तो लिख दिया टू चीफ कैशियर। चीफ कैशियर से मिले कितने, 200 रुपए, तो यहाँ महीने के शुरू में लिख दिया उसने। अब परचेज पोस्ट स्टैम्प 10 रुपीज ऑन विच डेट, 3 नवंबर, ठीक है। 3 नवंबर को पोस्ट स्टैम्प 10 रुपए में खरीदा, तो बॉय पोस्टेज 3 तारीख को बाय पोस्टेज 10 रुपए, 10 रुपए टोटल खर्चा और पोस्टेज के अंदर 10 रुपए लिख दिया। ये इसका टोटल है, ये सबका ये टोटल है, ये पूरी रो का ये टोटल है, ठीक है। तो 10 रुपए ने पोस्टेज में डाले। उसके बाद परचेज ऑफिस फाइल कितने, 8 तारीख को ऑफिस फाइल 30 रुपए में उसने ऑफिस फाइल खरीदी, तो बाय परचेज ऑफिस फाइल 30 रुपए, और ये स्टेशनरी के अंदर लिख दिया 30 रुपए, ठीक है। पेड फॉर कोल्ड ड्रिंक 24 रुपीज। अब 24 रुपए ने कोल्ड ड्रिंक पे खर्चा किया 10 तारीख को। पेमेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक, टी एक्सपेंसिस, टी एक्सेट्रा मतलब जो भी है, तो 24 रुपए उसमें खर्चा कर दिया। उसके बाद वॉशिंग चार्जेस पेड टू पियोन 10 रुपीज। अब उसने कुछ धुलवाने के लिए पियोन को दिया 10 रुपए, तो पेमेंट फॉर वॉशिंग चार्जेस या ऑफिस एक्सपेंसिस, क्योंकि ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस चार्ज है 10 रुपए, ठीक है। ये 10 रुपए टोटल आएगा। अब इसका टोटल यहाँ पे इसका टोटल लगा देंगे कितना, 74 रुपीज टोटल खर्चा किया, जिसमें 10 रुपए पोस्टेज का,
30 रुपए स्टेशनरी का, 24 रुपए और टी एक्सपेंसिस का, और ऑफिस चार्ज है 10 रुपए। मान लो यहाँ पे कुछ और भी खर्चा होता है, मान लो यहाँ पे 9 तारीख को उसने कुछ और 9 तारीख को और चाय पी, 9 तारीख को चाय नहीं, 9 तारीख को पोस्टेज खरीद लिया मान ले, ठीक है, कितने रुपए में, 20 रुपए में, तो यहाँ पे आ जाता 20 रुपए, और तो यहाँ पे कितना हो जाता 30 रुपीज, और यहाँ पे 20 बढ़ जाता तो यहाँ पर 44 रुपीज, यहाँ आ जाता 94। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये काम होता है कि एनालिटिकली व्यू उसका मिल जाता है कि कितना खर्चा हमने इस पीरियड में पोस्टेज पे किया, कितना स्टेशनरी पे किया, उसका एक टोटल मिल जाता है। लेकिन सिंपल पेटी कैश में क्या है, हम सिर्फ सिंपल एंट्री लिखते रहते हैं जनरल एंट्रीज की तरह, लेकिन उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते इतना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 74 खर्चा हुआ, हमारे पास कितना रुपया था 200 रुपये, तो बचा कितना 126। तो यहाँ 15 तारीख को मान लो 15 दिन का ही कॉलम में पेटी कैश बुक बनाया था, तो 15 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस कितना 126, तो हम 1 तारीख को मतलब कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको 126 रुपये, तो 126 रुपये हमारे पास अभी और है। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड के अंदर हम लिखेंगे 126 हमारे पास पेंडिंग पड़ी अभी। ठीक है, तो पेटी कैश बुक का मतलब मोटा मोटा फंडा यही है कि आपके पास कुछ कैश है, छोटे मोटे खर्चे आप पेटी कैश बुक को नोट करते रहो। ठीक है, और एक पीरियड जब मान लो 1 महीने के लिए हम बना रहे हैं, तो उस पीरियड को खत्म होते ही आप मेन कैश बुक उसकी एंट्री बना दो कि पेटी कैश बुक में इतना एक्सपेंसिव हुआ। अब किसी को देखने के भी कितना किस पे हुआ, तो पेटी कैश बुक उठा के देख सकता है कि भाई इस पे ये खर्चा हुआ, इस पे ये खर्चा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर एक सिस्टम काफी फेमस है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है देखो इस एग्जांपल को लेते हैं। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है जी, अब अकाउंट कैशियर को पता है, मतलब पहली बार हमने बिजनेस शुरू किया, अब कैशियर को नहीं पता कि पेटी कैश बुक में कितना खर्चा होगा मेन कैशियर को, तो उसने पेटी कैशियर को 200 रुपए दे दिए उठा के कि भाई ये ले 200 रुपए महीने का खर्चा चला तू। ठीक है, अब उसको पता चला कि भाई इसने तो टोटल पूरे महीने में 74 रुपीज खर्चे। ठीक है, तो 74 रुपीज खर्चे उसने। ठीक है, मान लो कि चलो और 15 दिन चलाता यहाँ पे, ठीक है, और 15 दिन चलाता, टोटल मान लो 198 रुपीज खर्च देता। ठीक है, ये 15 दिन क्या, मान लो और 15 दिन 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक जनवरी तक चलाता, तो टोटल 198 उसने खर्च दिए। आप ऐसे करो, ये 74 को भूल जाओ, ये मान के चलो कि टोटल उसने खर्चा किया 198 रुपए। ठीक है, अब 200 रुपए में से उसने 198 रुपए खर्चा किया पूरे महीने में। ठीक है, अब उसके पास बाकी क्या बच गया 2 रुपए, तो यहाँ वो क्या लिखेगा 2 रुपए, उसके पास अभी 2 रुपए है। अब इस भाई साहब को पता है, मेन कैशियर को पता है कि एक महीने का खर्चा कितना करता है, वो 198 रुपए। ठीक है, तो अगली बार वो उसको 200 रुपए नहीं देगा, उस अगली बार उसको 198 उसकी रिफिल कर देगा। अब 198 में क्या 2 रुपए तो उसके पास पहले पड़े ही थे, तो उसको कितनी जरूरत है, मतलब अगले महीने की खर्चे के लिए 196 रुपए। तो ये जो सिस्टम है ना कि उसको अगली बार 196 रुपए मिलेंगे, इसी को ही बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इन द पेटी कैश बुक। अंडर दिस सिस्टम द चीफ कैशियर pays a certain sum of money to the petty cashier of the particular period। ठीक है, तो पर्टिकुलर पीरियड में कुछ पैसा उसको देता है, से ए फोर्टनाइट और ए मंथ, मतलब 15 दिन के लिए या महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड पेटी कैशियर सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलोंग विद सपोर्टिंग वाउचर्स टू द चीफ कैशियर। मतलब वो जितना भी खर्चा किए चाय कॉफी का, तो वो उसके एक वाउचर के साथ चीफ कैशियर को सबमिट कर देता है कि भाई ये वाउचर थे और ये इतना मैंने खर्चा किया। द चीफ कैशियर वेरीफाई द स्टेटमेंट आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड मेक गुड टोटल ऑफ एक्चुअली इंकर्ड बाय द पेटी कैशियर। तो उसका टोटल लगा के उसको वेरीफाई कर लेते कि हाँ भाई इसने इतना खर्चा किया है, सो दैट ही लेफ्ट विद द सेम अमाउंट एज द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, तब उसने मतलब शुरू में इतना पैसा दिया और लास्ट में उसको इतना पैसा बचा, तो उसको वापस रिफिल उतना ही पैसा कर दिया जितना उसका एक्चुअल खर्चा हुआ मंथ के अंत में। दिस सिस्टम ऑन एडवांस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इसी को इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक बोलते हैं। द अमाउंट गिवन टू द पेटी कैशियर इन एडवांस इज नोन एज इंटरेस्ट अमाउंट। तो उसको जो शुरू में दे देता पैसा उसको इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 200 इज गिवन टू द एडवांस टू द पेटी कैशियर, 200 रुपए उसको एडवांस पे दिए। ड्यूरिंग द वीक ही स्पेंड 198 ऑन वेरियस पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जो अभी एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल है। नाउ द नेक्स्ट वीक द कैशियर विल गिव हिम 198 ओनली, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड हियर द नेक्स्ट वीक द पेटी कैशियर विल हैव 200 विद हिम। ठीक है, तो मान लो वही बोल रहा है कि 2 रुपए उसका बाकी रहेगा ना, लेकिन 198 उसका खर्चा हुआ था, तो 198 उसको वापस दे देगा और 2 उसको ऑलरेडी पड़ा, तो उसका 200 रुपए कैश मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि एग्जांपल देखिए कि ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम कैश बुक या कुछ और ऑप्शन XYZ। ठीक है,
अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया, जर्नलाइजिंग। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री ही है, लेकिन ये हम इसकी झलक थोड़ी सी हम आगे इस चैप्टर को जब शुरू किया था तब उन्होंने थोड़ा पढ़ लिया इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। द जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, तो जर्नल क्या होता है? प्राइम एंट्री होता है, मतलब बिजनेस का शुरुआत ये है। आप बिजनेस के अंदर आए, कुछ भी ट्रांजेक्शन करी, कैश में लेन देन, कुछ भी सेल परचेज, ये वो एक्स वाई जेड, तो वो सबसे पहले बिजनेसमैन को क्या जर्नल एंट्री ही अपने बुक के अंदर पास करनी होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री in which every transaction is recorded before being posted in the ledger। मतलब खाते में पोस्टिंग करने से पहले उसको जर्नल एंट्री ही पास करनी रहती है। इट इज दैट बुक ऑफ अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल डे टू डे ऑर्डर। ठीक है, तो डेली मेंटेन करना पड़ता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चलती है। इन मॉडर्न टाइम्स बिसाइड्स द मेन जर्नल स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर मेंटेन टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आज के टाइम में क्या हो गया, मतलब जनरल एंट्रीज तो क्या है, सभी एंट्रीज को लिखी जाती हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या स्पेशलाइज्ड जनरल अकाउंट खोलने लगे, जैसे कि परचेज बुक अलग से बना ली, ऑल्सो कॉल्ड परचेज जनरल। इसमें सिर्फ ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो सामान हमने उधार पे बेचा तो उसके रिकॉर्डिंग किसमें करी जाती है? परचेज बुक के अंदर। ठीक है, वेयर एज इन द सेल्स बुक सेल्स जर्नल्स ओनली क्रेडिट सेल आर गुड्स इन रिकॉर्डेड। ठीक है, हम परचेज बुक के अंदर क्या है, तो हम माल उधार पे खरीदते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक के अंदर हम क्या है कि जो माल उधार पे बेचते हैं वो करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये मेंटेन करें, हम सारी एंट्री जनरल एंट्री में भी कर सकते हैं, जनरल बुक के अंदर भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हम उसके रिस्पेक्टिव लेजर के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि मतलब इतना बिजनेस जिसका बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर गया, तो वो फिर क्या करते हैं कि परचेज बुक अलग से मेंटेन कर सकते हैं और सेल्स बुक अलग से मेंटेन करते हैं। कुछ नहीं है, मतलब अपना काम आसान करने के लिए वो ये सब ऐसा कर सकते हैं। Thus, several separate books of the prime entries have come into using the recording of different types of transaction। ठीक है, journal is used only for recording those transaction for which no special book are exist। ठीक है, अब सबकी तो हम जर्नल एंट्री के लिए अलग से बुक नहीं बना सकते ना, सबका लेजर जरूर बना सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि जर्नल उसके लिए है जिसकी सेपरेट बुक नहीं है। जैसे मान लो हमने परचेज बुक लगा ली अलग से, तो परचेज बुक की जितनी भी एंट्रीज है वो जर्नल बुक्स के अंदर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पोस्टिंग हमको सबकी करनी पड़ेगी लेजर के अंदर। अब क्या है कंपाउंड जर्नल एंट्री? कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है? ट्रांजैक्शंस दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड हैव टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली आर रिकॉर्डेड इन द मींस ऑफ अ कंबाइंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांजैक्शन जो इंटरकनेक्टेड है, जैसे अभी हम पहले डिस्काउंट की कर रहे थे, मान लो महेश से हमको 500 रुपए लेने थे और उसने एक 450 दिए और 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो ये हम 3 एंट्री के लिखेंगे ना, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है और तीनों की पोस्टिंग करेंगे खाते में, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। फॉर एग्जांपल, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम डेटर एंड अलाउंस ऑफ डिस्काउंट टू हिम रिकॉर्डेड बाय मींस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर आर रिकॉर्डेड ऑफ ए कंबाइंड एंट्री प्रोवाइडेड दैट टेक प्लेस द सेम डे। For example, the amount spent on same day of salaries, wages, stationery, rent, etc. combined entry can be passed by debiting all the relevant nominal accounts with the respective amount and credit the cash account with their total amount spent। अब ये पूरी इसके अंदर इसने यही बात बोली है, जैसे मानो हमने आज एक महीने का एंड डे है 31 जनवरी मान लो। ठीक है, अब 31 जनवरी को हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट पे करेगा उसका रेंट पे करते हैं। ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं। ठीक है, हम कोई भाड़ा वाला है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको भी मंथ के एंड में हम वेजेस देते हैं। ठीक है, स्टेशनरी का बिल भी हम महीने के एंड में चुकाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम की मंथ के एंड में करते हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, मतलब सब हम ये सारी चीजें क्या कैश में पे करेंगे ना, तो कंबाइंड एंट्री क्या ये बोल रहा है कि भाई आप अगर ये हम इसकी 4 एंट्री करते हैं उसके अंदर, जो सिंपल जनरल एंट्री जिसको बोलते हैं कि मान लो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते, फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते। इस ये करने से अच्छा है क्या बोल रहा है कि आप कंबाइंड एक ही एंट्री कर दो, जैसे मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका सब क्या है हम क्रेडिट क्या कैश ही कर रहे हैं, सबको सबकी पेमेंट हम लोगों ने कैश में करी है। रेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सॉरी सैलरी अकाउंट,
अब स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी का बिल भी हमने साल के महीने के एंड में करेंगे। वेजेस अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट। अब इसके टू लेन टू कैश। अब ये जो भी आएगा, मान लो ये जिसका जितना टोटल है तो उसका टोटल हम यहाँ लिख देंगे। तो ये एंट्री को क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री, ठीक है। अब देखो ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, व्हेन एन अकाउंटिंग ईयर इज ओवर, ऑल नॉमिनल अकाउंट बैलेंस आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सभी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। रियल एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंस आर शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। रियल और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। दीज बैलेंस विल कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग द ओपनिंग एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर बुक्स, ये ईयर है। दिस एंट्री इज कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। ये क्या बोल रहे जी सिंपल सी बात है, हम जब हमारा साल खत्म हो जाता है तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो अब ओपनिंग बैलेंस तो है, लेकिन इसको हम अपनी ओपनिंग बुक्स के अंदर एंट्री भी तो करेंगे ना, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग एंट्री है। उसके बाद अगली साल की जो जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्रीज की बुक चालू करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या ओपनिंग एंट्रीज करनी रहेगी ना। तो वही बात बोल रहा है कि भाई ओपनिंग एंट्री हमको करनी पड़ेगी जिससे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। अब ऊपर जो इसने ये लिखा है कि भाई नॉमिनल एंट्री को हम ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, रियल और पर्सनल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये क्या है। देखो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है, हमारा और क्या सैलरीज अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ये सब क्या हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे ना, क्योंकि वहां पे इसको मैनेज कर देंगे, क्योंकि हमको आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे P&L में माइनस करेंगे तो ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा, तो ये उधर जाएगा। रियल अकाउंट क्या होते हैं, वही गुडविल, कैश, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल जो हमने पहले देखे थे। और पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जो भी हमारे लेनदार या देनदार है, डेबिटर और क्रेडिटर्स, ठीक है। अब वो फर्म, इंस्टीट्यूशन में पर्सनल, ह्यूमन, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारे डेटर क्रेडिटर किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। रियल अकाउंट के एसेट्स किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट किस में जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आगे इसको और देखेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे ओपनिंग एंट्री। अब देखो ओपनिंग एंट्री का हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर प्रसाद एज फॉलोइंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 21 दिसंबर 2022, ठीक है। ये सब इसका बैलेंस है। पास द ओपनिंग एंट्री ऑफ 1 जनवरी 2030। अब ये बोल रहे हैं कि भाई 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2022 को उसके बाद ये सब कुछ था। अब 1 जनवरी को जब नेक्स्ट इसका ईयर चालू हो रहा है, कैलेंडर ईयर या नेक्स्ट मंथ चालू हो रहा है, तो उसका एंट्रीज बताओ, ठीक है। कैश कितना है 2500 रुपए, फर्नीचर कितना है 10,000 रुपए, बैंक लोन है 8,000, गुड्स हैं 22,500, डेटर है 12,000 और कैपिटल है 39,000 की। अब जनरल एंट्री में क्या है जी, कैश, कैश कितना 2500, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट जब हमारे पास है ऑलरेडी तो डेबिट ही रहेगा वो, कैश अकाउंट डेबिट 2500। फर्नीचर ऑल्सो रियल अकाउंट, ठीक है, 10,000 रुपए, तो फर्नीचर 10,000 रुपए डेबिट। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन क्या हमारी लाइबिलिटी है क्या 8,000, तो इसको कर देंगे क्रेडिट, बैंक लोन कितना है 8,000। उसके बाद गुड्स, गुड्स हमारा फिर एसेट्स है, रियल अकाउंट 22,500, तो 22,500 अवेलेबल है तो उसको डेबिट लिख देंगे 22,500। डेटर कितना है 12,000, तो डेटर 12,000। उसके बाद कैपिटल 39,000, तो कैपिटल क्या अपनी लाइबिलिटी है बिजनेस की, तो उसको 39,000, ठीक है। तो ये इसका टोटल कितना होगा 47, और ये भी होगा 47, ठीक है। तो ये एक तो हमारा ओपनिंग एंट्री होगी, प्लस इसी पूरी को हम बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री, ठीक है, जनरल एंट्री। अब देखते हैं, यहां तक हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके कुछ रिलेटेड हम एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब ये ओपनिंग एंट्रीज की मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये ही ओपनिंग एंट्री है और कंपाउंड एंट्री है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हमको ये सभी एंट्रीज करनी रहती है ना बिजनेस के अंदर, कि हमारे पास एक्चुअल बिजनेस के अंदर अवेलेबल क्या क्या है, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, तो वो उसकी सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो वो ये है। अब देखते हैं एमसीक्यू। एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट एग्जांपल ऑफ, लिमिटेड कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे कोई कंपनी, इंस्टीट्यूट, ठीक है, बैंक, तो ये क्या आर्टिफिशियल पर्सनल है, हम उसको आज आर्टिफिशियल पर्सनल मान के चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, गुडविल एंड ट्रेडमार्क एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर दो पार्ट थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। तो गुडविल और ट्रेडमार्क किसके? इंटेंजिबल रियल अकाउंट के पार्ट है, ठीक है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ आर नंबर व्हिच इज मेंशन इन द कैश बुक एट डेबिट साइड? आर नंबर क्या होता है जी? रिसिप्ट नंबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वीआर नंबर मेंशन इन द कैश बुक एट क्रेडिट साइड? वीआर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर होता है। In cash book, when cash is withdrawn from the bank, it is recorded on the debit side of cash column and on the credit side of bank column. This is called contra entry. Okay. सब अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि अभी ये सब हम पढ़ के हैं। Contra entry is indicated by which alphabet? Alphabet number C. The person maintaining petty cash book is known as petty cashier. ओके तो यहाँ पे हम वीडियो का अंत करते हैं। आई होप कि आपको सब चीज समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये आप मेरे चैनल के अंदर कम्युनिटी टैब में जाओगे तो वहां पे भी आपको ये एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है।